नमस्कार और ऋत्विक स्पीक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट के एक नए एडिशन के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ग्लोबल मंथन एक ऐसा पॉडकास्ट है जहां पर हम ज्ञान के अथाह सागर का मंथन करते हैं ताकि सत्य रूपी अमृत तक पहुंच सकें। और जिस ज्ञान के सागर का आज हम मंथन करेंगे वह समुद्र मंथन की पौराणिक कथा के क्षीर सागर की तरह ही पवित्र है, श्वेत है और समाज को प्रतिबिंबित करता है। समुद्र मंथन के मंदार पर्वत की ही तरह यहां पर भी एक आधारशिला है, एक न्याय की देवी है, एक प्रतिमूर्ति है जिनके हाथ में तराजू है और आंखों पर पट्टी बंधी है। वह पट्टी शायद इस भरोसे पर कि जिस क्षीर सागर की, जिस न्याय सागर की वे रखवाली करती हैं, उसके सागरवासी और उनके न्याय सेवक उस श्वेत पर स्याह की एक छींट भी नहीं पड़ने देंगे। और यह सागर जो श्वेत था, श्वेत है और श्वेत ही रहेगा। यह सागर समाज का दर्पण ही है और साथ ही साथ एक राष्ट्र की नींव भी है, जिससे मानव सभ्यता चिरकाल से अपने आप को संगठित करती है, संचालित भी करती है और जो कि विध्वंस होने से इसे बचाता भी है। तो आइए ज्ञान के इस सागर का मंथन करते हैं जिसका नाम आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड के नाम की तरह है, विधान। तो आज के इस मंथन में मेरा साथ देंगे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, एक ऐसी विभूति जो विगत 35 वर्षों से न्याय के इस सागर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। एक बहुत ही प्रतिष्ठित अधिवक्ता, दिल्ली बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग ऑनररी सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली बार काउंसिल, और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं श्री मुरारी तिवारी जी का। सर, वेलकम टू ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट। थैंक यू ऋत्विक। प्रोफेशनली सर के अकॉम्प्लिशमेंट्स की जो लिस्ट है दैट कैन कीप गोइंग ऑन एंड ऑन, परंतु पर्सनल तौर पर मैं 2022 से आपसे परिचित हूं और आपकी वार्मथ और खास तौर पर यंग लॉयर्स के लिए जो आपकी गाइडेंस और मेंटोरशिप है वो बहुत ही सराहनीय है और मैं खुद भी उसका लाभ उठा चुका हूं। कोई भी यंग लॉयर, कोई भी यंग स्टूडेंट जो होता है वो एक गीली मिट्टी की तरह, क्ले की तरह होते हैं। तो ऐसे तौर पर मेंटोरशिप और गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे जुड़ा हूं और आप मेरे मेंटोर भी हैं और आज का ये समय निकालने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार भी हूं। तो सर, विधान की आज शुरुआत करते हैं। थैंक यू। जब हम लॉ या लीगल प्रोफेशन की बात करते हैं और जब, जैसे कि मैंने कहा कि समाज का ये एक प्रतिबिंब भी होता है, तो बहुत सारे लोग, चाहे वो हम आम जनरल पब्लिक की बात करें या लॉयर्स की बात करें, तो लोगों के मन में बहुत सारे प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उसी का एक मंथन करें। तो इसमें पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि लोगों को लीगल प्रोफेशन को किस तरह देखना चाहिए, एज अ जॉब, एज अ बिजनेस या एज अ पब्लिक सर्विस? ये एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, जैसे हम लोग सुनते आ रहे हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि वास्तव में नोबल प्रोफेशन है। एक्चुअली एक जो नीडी पर्सन है, जो समाज में, उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, ऑल डोर्स आर क्लोज, तो फिर उसको ध्यान आता है कि कोर्ट है ना, जी जी, बिल्कुल। न्यायिक सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, तो उसको लॉ में फिर इतना विश्वास रहता है कि जहाँ सारी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव सारी अथॉरिटीज़ ख़त्म हो गई, तो वहाँ फिर वो उसको लॉ का ध्यान आता है जी कि लॉयर हैं, कोर्ट में जाना है और मुझे जस्टिस लेना है। इस उम्मीद से, इस ट्रस्ट से वो आगे बढ़ता है। इस फेथ के साथ वो आगे बढ़ते हैं, तो एक पब्लिक सर्विस की तरह है। ये हमारे लिए एक बहुत ही कहते हैं ना, नोबल सर्विस है टू दी सोसाइटी। राइट। मेरा एक सवाल इसी से जुड़ता हुआ ये भी है कि कुछ भ्रांतियां होती हैं, कुछ नोशंस होते हैं। अगर हम बाहरी समाज को, जैसे हम तो लॉयर्स हैं, लेकिन जो जनरल पब्लिक में एक परसेप्शन की इमेज प्रॉब्लम होती है या कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, तो किस प्रकार
एज लॉयर्स हम उनका माइंडसेट बदल सकते हैं, या माइंडसेट जनरल पब्लिक को बदलने की ज़रूरत है कि वो लीगल प्रोफेशन को किस तरह देखते हैं? देखिए, चीज़ें तो कमर्शियलाइज़ हुई हैं, इसको हम लोग नकार नहीं सकते और दोनों साइड से हुई है। आपको ध्यान होगा कि जो हमारी यूनिफ़ॉर्म एक गाउन होता है, जी। गाउन के पीछे एक पैकेट जैसा लटका रहता है, आपने देखा होगा। हाँ, बिल्कुल। तो वो पहले उसका जो मैंने इंक्वायरी किया, पता किया, तो वो जो पैकेट जो पीछे लटकी रहती थी, उसका अपर वाला जो साइड का जो उसका पोर्शन है, वो खुला रहता जी। था। और उसमें ऋत्विक ये सिस्टम था कि जो क्लाइंट जितना भी पैसा डाल दिया पीछे हाँ, हाँ। बैक साइड में, हाँ, लाइक हाँ, आपके हाँ। बैक पीठ पर, बिल्कुल, बिल्कुल। इरेस्पेक्टिव ऑफ मनी, यू हैव टू आर्ग्यू द मैटर और यू हैव टू परस्यू हिज केस। लेकिन मुझे जो पता लगा कि धीरे धीरे लोगों ने बहुत कम पैसे डालना शुरू कर दिया, तो एक इंसान को, एक लॉयर भी है, जी, जी। उसको अपना जीविका चलाना है, परिवार चलाना है, हाँ, तो वो लोगों ने कुछ ज़्यादा ही कम कर दिया, जिससे कि उसकी जीवन यापन में भी प्रॉब्लम होने लगी। हाँ। फिर वकीलों ने भी उस पैकेट को सिलवा दिया ऊपर से। लाइक आप देखते होंगे कि अभी वो सिला हुआ है चारों तरफ जी, से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि ये पैकेट क्या है? हाँ, हाँ। तो इससे मेरा ये जो शेयर करने का जो पर्पज़ है, वो ये है कि लोगों को अपना माइंडसेट बिल्कुल ठीक रखना चाहिए और वकील जितनी ज़रूरत होगी, उतना ही वो पैसा लेता है। प्रोपोर्शनेटली जो लीगल वैल्यू, जितना जो डिस्प्यूट का वैल्यू है, उस हिसाब से ही 99% लॉयर प्रोपोर्शनेटली उसी हिसाब से बहुत थोड़ा ही पैसे मांगने की कोशिश करता है। मैं हुँ, हुँ। एक्सेप्शन की बात नहीं करता हूँ। तो लोगों को विश्वास रखना चाहिए, वकालत में विश्वास रखना चाहिए, वकीलों में विश्वास रखना चाहिए, जुडिशियल सिस्टम में विश्वास रखना चाहिए। जी, तभी चीज़ें आगे बढ़िया हो सकती हैं और बिल्कुल। लोगों को न्याय भी मिल सकता है। बिल्कुल सर, मैं इससे सहमत भी हूँ, और बड़ा ही खूबसूरत एग्ज़ाम्पल सर ने हम हुँ, सभी को दिया कि जो लॉयर्स की जो ड्रेस होती थी, उसके पीछे का जो मोटिव था और हुँ, अब उसमें क्या चेंज आए हैं, वो हुँ, उसी बड़ी खूबसूरती से आपने इसका हुँ। एग्ज़ाम्पल दिया, तो थैंक यू सर। कोर्ट रूम सक्सेस इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ केसेस वन, ये एक तरह का एक मिथ मुझे लगता है ऐसा फैला हुआ है, क्योंकि यदि हम इसी नज़रिए से देखते हैं तो नेचुरली प्रतिस्पर्धा की भावना आने लगती है, और क्योंकि ये सिस्टम एडवर्सेरियल ही है, तो ऐसे में एक तरफ तो हम एडवर्सेरियल सिस्टम देखते हैं और एक तरफ हम बोलते हैं कि लीगल फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी यानी ब्रदरहुड। तो ये जो परस्पर जो इन दोनों शब्दों में विडंबना है, इस खाई को आप किस तरह पाटने का प्रयास करते हैं? देखिए, ब्रदरहुड तो है, था और आगे भी रहेगा और कोई कॉम्पिटिटिव जो स्पर्धा है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ख़ास तौर से मैंने देखा है, लीगल सिस्टम में इतना ज़्यादा नहीं है। हुँ, हुँ। हो सकता है कि जैसे फर्म्स हो गई या कॉर्पोरेट फर्म्स हो गई या बहुत बड़ा जिनका कहते हैं ना ट्रांज़ैक्शन का टारगेट है, बिल्कुल, बिलेबल वहाँ है। थोड़ा बहुत हो सकता है। हुँ, लेकिन हुँ। जो नॉर्मल जो लॉयर प्रैक्टिस में है, लिटिगेशन में है, वो तो कई बार कहते हैं ना, इस कॉम्पिटिशन को एन्जॉय करते हैं। वी लाइक इट। अगर जी, कोई सामने वाले ने बेहतर तरीके से केस को आर्ग्यू किया, तो वी ट्राई टू इम्प्रूव आवरसेल्फ कि हम आगे इसको ठीक से करेंगे जी। और उसी तरह से करेंगे। हुँ, हुँ। तो और जो आपने बोला कि जो कोर्ट रूम का जो कहते हैं ना वहाँ से सक्सेस, तो वो एक कोर्ट क्राफ्टिंग एक अलग चीज़ होती है। हुँ, हुँ। वो हर एक इंडिविजुअल लॉयर का एक अपना-अपना उसका कहते हैं ना आईक्यू के हिसाब से वो डेवलप करता है बाय वे ऑफ एक्सपीरियंस। जी, एंड दैट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। जितना लॉ पढ़ना इम्पोर्टेंट है, उतनी ही कोर्ट क्राफ्टिंग भी इम्पोर्टेंट है। जी। जो कोर्ट का सक्सेस आप देखते हैं, कई बार एज़ ए न्यू यंग लॉयर जो भी हमने मटेरियल तैयार किया, वी वांट कि वो उसको मैं आर्ग्यू करके जज साहब को सुना दूँ किसी तरह से। और एक जो एक्सपीरियंस सीनियर और जी। जो तजुर्बे वाला लॉयर होता है, वो कोर्ट को पहले देखता है और आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, हुँ, हुँ। जो हमारे जो जज साहब हैं वो क्या चाहिए उनको, सही बात। व्हाट, बिकॉज़ ये मान के हम लोग चलते हैं कि उधर से भी फाइल पढ़ करके जुडिशियल ऑफिसर आए हुए हैं। जी। तो इधर से आप उसको भी कहते हैं ना वो ट्यून करके चलना होता है। अगर कहीं ऐसा भी होता है कई बार कि आप ज़्यादा बोलने के चक्कर में आपके जो मेन रिलीफ है रह जाता है वही भूल जाते हैं। और आप जैसा माँग क्या रहे हैं और आप जवाब नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो जो आपने कोर्ट रूम सक्सेस बोला है, हुँ, ये हुँ। एक कोर्ट क्राफ्टिंग एक बिल्कुल ही अलग तरह की एक एक कला क्लास है। है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो हर इंडिविजुअल की अलग-अलग होती है और इक्वली इम्पोर्टेंट होती है। तो
प्रतिस्पर्धा नहीं होती हम लोगों के बीच में, हम लोग तो एंजॉय करते हैं, लर्न जी। करते हैं। और मेरे ख्याल यही माइंडसेट हर लॉयर को, यस, हर इस होना किसी को चाहिए, अडॉप्ट भी करना चाहिए। होना बहुत चाहिए। सुंदर। सर, आपके जैसे हम मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, इतने लंबे कार्यकाल में आपने बहुत चेंजेस भी देखे होंगे। ऐसी क्या एक चीज है जो 35 वर्षों में सेम रही है लीगल प्रोफेशन में, और ऐसी क्या चीज है जो बदली है बहुत ज्यादा, जिसका चेंज आपने रिमार्केबल देखा है? देखिए, टेक्नोलॉजी में मैंने चेंज देखा है। केसेस को पहले फिजिकली ज़्यादा करते थे हम लोग, हम्म। और जो केस तैयार करने के लिए टाइपिंग मशीन वगैरह सब कंप्यूटर में राइट। शिफ्ट हो गए। अब तो एआई और चैट जीपीटी का ज़माना आ गया, तो ये सब चेंज हुआ है। उम्मीद है कि लॉयर्स इसको ना इस्तेमाल करें अपने हाँ, ये उसमें। हुआ है। ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी है, जी। हर आदमी कॉशियस हो गया है। हाँ। पहले आप कुछ भी, किसी तरह का कोई भी आप सलाह दे देते थे, कोई गलत ओपिनियन दे देते थे, ऑर्डर्स के बारे में गलत बता देते थे, लेकिन हम्म। अब ऐसा हुआ है कि आपको ट्रांसपेरेंट रहना पड़ रहा है। आप नहीं बताएँगे तो जो आपका क्लाइंट है वो ऑनलाइन चेक कर लेगा बिल्कुल। कि क्या ऑर्डर हुआ है। तो ये बिल्कुल सब सही चेंज बात मैंने है। 35 साल में देखा है। हाँ, हाँ। अब बहुत ही ये कहेंगे मेजर चेंजेज़ हैं। जी। और क्या ऐसी चीज़ है जो सेम रही है, जो बदला जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ? सेम जो कहते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल्स हैं, जी। लाइक जो जुडिशियल सिस्टम हमारा, जज साहब हैं, वकील हैं, और तरीका क्लाइंटों का भी आने का, जाने का, डील करने का लगभग एक जैसा ही है। टेक्नोलॉजी का केवल अंतर हुआ है। हुँ, मुझे लगता है इसके अलावा कोई बहुत मेजर चेंज नहीं हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पहले जो प्रोफेशनल एथिक्स में था कि जो सीनियर जूनियर्स का एक बड़ा अच्छा रिलेशन था, राइट। वो थोड़ा-सा मतलब मीन्स लाइक कह सकते हैं हम लोग कि वो थोड़ा बदलाव हुआ है उसमें। अच्छा। हुँ। बहुत अच्छा आपने इस अभी लास्ट में जो एथिक्स का मेंशन करा, क्योंकि जो हमारा फेज़ 2 है आज की कन्वर्सेशन का, वो एथिक्स के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। तो मेरा पहला सवाल यही होगा, क्योंकि हम केवल एक लीगल ऑडियंस के लिए नहीं, एक ले पर्सन ऑडियंस के लिए भी इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एथिक्स इन लीगल प्रोफेशन आपके हिसाब से? देखिए, कई बार केसेस को हम लोग पर्सनली ले लेते हैं, तो मैं तो सबको अपने जो लीगल फ्रेटर्निटी में जो मेरे लॉयर्स ब्रदर्स हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि वो क्लाइंट आपका सॉलिसिटिंग के दौरान माने ना माने, बट समटाइम वी हैव नॉट टू एडवाइज देम रॉन्गली। किसी तरह का कोई फोर्जरी, कोई डॉक्यूमेंट बनाने का, कोई डॉक्यूमेंट फोर्ज करने का, किसी तरह का कोई केस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने का, ये सब राइट। काम हमारा नहीं है। राइट। हमें ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। प्रोफेशनल एथिक्स का ये बहुत एक मेजर पार्ट है कि एज ए लॉयर आप, यू शुड नॉट एडवाइज फॉर एनी इलीगल एक्ट। जी, बिल्कुल। ये एक फैब्रिकेशन रेस्ट्रेंट नहीं रखना होनी बड़ा चाहिए। ज़रूरी है। दूसरी बात कि आप कोर्ट को आदर करेंगे, जजेस को आदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपकी भी रिस्पेक्ट होगी। हुँ, और आपने देखा होगा कि 90% जो क्लाइंट्स हैं, उनको जो डिसिप्लिन करता है वो लॉयर ही करता है। हुँ, पहले से ही उनको तैयार करके रखता है कि कोर्ट है, तुम्हें इज़्ज़त करनी है, जज साहब हैं राइट। और उनकी इज़्ज़त करनी है। बिल्कुल। क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन अगर ज़िंदा रहेगा और इसको इज़्ज़त मिलेगी, तो वहाँ पर जजेस भी ठीक रहेंगे, लॉयर्स भी ठीक रहेंगे, सारा सिस्टम ठीक रहेगा। राइट। कभी ऐसा कोई एथिकल डायलेमा आपने अपनी प्रैक्टिस में फेस करा हो, और उसको आपने ओवरकम कैसे किया? क्योंकि एग्ज़ाम्पल से शायद और बेहतर समझ आ पाए। बहुत इनिशियल डेज में, जो वकालत के इनिशियल डेज में, एक आधे ऐसे मुकदमे हुए जिसमें आपको पता है कि ये बात कहते हैं ना कि वो ठीक नहीं है, और हुँ, फिर हुँ। भी आपका वकालतनामा गया और आपने उस मुकदमे को किया। जी। तो ये बहुत सालों तक मुझे हॉन्ट करती रही। लेकिन ये भी जब आप एक नया यंग लॉयर होते हैं तो आप कई बार कई मैटर्स में आप कहते हैं ना कि आप वकालतनामा डालते हैं और जाते हुँ। हैं, बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं, मेरे को ये केस नहीं करना चाहिए था। जी। लेकिन बहुत फेमस ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही अरेंजमेंट है कि वो आपका जो क्लाइंट है वो कैसा भी है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। बिल्कुल। यू हैव नो राइट टू रिफ्यूज योर क्लाइंट। यस। इसी के लिए आपने देखा होगा कि लीगल सर्विसेज का भी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा अरेंजमेंट कर दिया है जुडिशल सिस्टम में, बिल्कुल। जिससे कि कोई क्लाइंट अनअटेंडेड ना रह जाए। हाँ। कई बार आपका इंडिविजुअली मन करता है कि मैं ये मुकदमा ना लड़ूं बिकॉज
इसके जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल मेरे को अलाउ नहीं कर रहे हैं। लेकिन एज ए कहते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन होल्डर है हम लोग, तो जी, उस केस बिल्कुल, में आप यू कांट रिफ्यूज। आप मना करेंगे तो कोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से दे देगी, बिल्कुल। एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर देगी, प्रो बोनो लॉयर हाँ, अपॉइंट कर देगी। तो उस केस में आप कोशिश करें कि न्याय सबको मिले, और जो न्याय के लिए ज़रूरी है हम सब करें। जी, बिल्कुल, बहुत सही बात है। कभी सक्सेस और अपने प्रिंसिपल्स के बीच में कोई आपको कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति कभी हुई? कभी ऐसी स्थिति नहीं आई, हुँ, हुँ। विद द रीज़न कि सक्सेस को भी हमने इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया। और मुझे वो गीता की जो कहते हैं ना, जो इतनी बड़ी थ्योरी है, हमारी फिलॉसफी है जी, कि आप काम करते रहिए, सक्सेस तो ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते हाँ, मा फलेषु कदाचन। कदाचन। जी, तो वो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगा, और उसी का रिजल्ट है, और मैं तो उसको रोज़ एंजॉय करता हूँ। जो आज काम किए हैं, हुँ, हुँ। आप कहीं जाते हैं समाज में, अब अभी जैसे अभी हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जब मैं बाहर जाता हूँ कैंपेन के लिए, जी, तो जो बच्चों में, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनकी आँखों में, जो एल्डर हैं, जो बराबर के हैं, एक जो प्यार, एक इमोशन दिखता है मुझे। हुँ, हुँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वही है जो मैंने आज 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले इन लोगों के लिए कभी कोई मदद की है। जी, तो उनकी आँखें बताती हैं कि नहीं, बिल्कुल। वी विल हेल्प यू। यस। आपको तो इसीलिए सक्सेस को आप पीछे रखिए। हाँ, हमारा जो बेसिक फंडामेंटल है कि काम करना है मुझे। आप काम करेंगे, जिस काम के लिए आप बने हैं, काम करेंगे तो सक्सेस ऑटोमेटिक आएगी। बिल्कुल। सक्सेस इस तरह भी मेज़र होती है जैसे हाँ, आपने कहा कि कितने लोगों के आपने दिल जीते, कितने लोगों यस, की आँखें सजल होती हैं आपसे मिलने पर। हाँ, तो वो एक दैट इज़ आल्सो अ मेजर ऑफ सक्सेस, अ यस, मार्कर ऑफ सक्सेस। यस। जी। तो अब हम अपने फाइनल स्टेज की तरफ आते हैं। इसमें ज़्यादातर हम बात करेंगे यंगस्टर्स की एडवाइस के लिए मोटिवेशनल जो क्योंकि ये बहुत स्वाभाविक है कि लीगल प्रोफ़ेशन में डिसिप्लिन ज़रूरी होता है, समय भी लगता है, हर तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, चैलेंजेस होते हैं। तो उनको ओवरकम कैसे करा जाए, मन हताश ना हो और आपसे बेहतर कौन यंग लॉयर्स के लिए एक मोटिवेशन प्रोवाइड कर पाएगा। हुँ, तो सर सक्सेस और फेलियर हुँ। दोनों ही जीवन का पार्ट है। परंतु एज़ अ यंग लॉयर ऐसा मैंने भी महसूस करा और मैं जानता हूँ कि बहुत लोग महसूस करते हैं कि जब हमारे हिसाब से वो सक्सेस नहीं मिलती है, जो हमारे मन में होता है, तो हम हताश भी हो जाते हैं। तो हाउ डू यू मैनेज दैट? ये स्थिति तो मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता है। मैं अच्छा, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, जी। और लीगल बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं था। फादर भी एक फार्मर थे, और जब मैं वकालत में आया, कैंपस लॉ सेंटर से ग्रेजुएशन हुई लॉ में। हुँ, हुँ। यहाँ आया तो हमारे साथ जो कलीग्स थे, मेरे साथ जो पढ़ते थे, वो किसी के फादर बहुत बड़े जुडिशियल ऑफिसर, हुँ, किसी के फादर बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट। तो मेरे से तो बड़ा कहते हैं ना एक्सपीरियंस, लेकिन हाँ, वो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस हाई रखना पड़ता है जी, अपना। ये आप मान के चलिए कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो मुझे थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और लोगों से। राइट। और आप मेहनत करते हैं तो हर चीज़ मिलती है। मुझे इसमें कोई, और यंगस्टर्स के लिए तो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जब आप पर्टिकुलरली लिटिगेशन में आते हैं, तो लिटिगेशन में आपकी एक मेंटल प्रिपरेशन होनी चाहिए, एक स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए कि मेरा जो लॉ कोर्स था 3 इयर्स का या 5 इयर्स का, ये मान के चलें कि 2 साल और उसकी एक्सटेंशन हो गई है। हुँ, और जो स्टाइपेंड मिल रहा है, और उसको आराम से सेव करके ये टारगेट रखें, मुझे काम को सीखना है। और लिटिगेशन में भी कहते हैं ना, स्काई इज़ द लिमिट, वही जी, वाली बात है। बिल्कुल। और वो एक बार, अब तो हमारे पास बहुत सारे वेन्यूज़ आ गए हैं। व्हेन आई जॉइन्ड द बार, देयर वर वेरी लिमिटेड स्कोप, लाइक ओनली लिटिगेशन वाज़ देयर। जी, अब तो आप यंगस्टर्स के लिए कॉर्पोरेट है, वो कैंपस से ही आपका सिलेक्शन होने लगता रिक्रूटमेंट है। होता है। तो दे हैव बेटर एवेन्यूज़, जी। वहीं से नौकरी मिल जाती है। हुँ, हुँ, तो जो कॉर्पोरेट में जाना चाहता है, वो कॉर्पोरेट में चला जाता है। जो लिटिगेशन में आना चाहता है, लिटिगेशन में, जो एकेडमिक में जाना चाहता हुँ, है, वो राइट। एकेडमिक में चला जाता है। जी, बिल्कुल। फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स की आपने बात करी, मैं खुद भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर ही हूँ और इसीलिए मैं जो वैल्यू जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, आपकी जो मेंटरशिप है और जितने भी जो सीनियर लॉयर्स होते हैं, उनकी मेंटरशिप कितनी ज़रूरी होती है। तो उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि यंग लॉयर्स को क्या माइंडसेट अडॉप्ट अडॉप्ट करना चाहिए, खासकर अगर वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं? मैं तो सबको ये सजेस्ट करता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि मैंडेटरली आपको साल, डेढ़ साल, 2 साल, लाइक फॉर अ ईयर, 2 इयर्स आप ज़रूर एक किसी सीनियर को जॉइन करें। जी, वहाँ उस चैम्बर में आप जब जाते हैं,
तो एक ही दिन में एक केस का स्टेज अपीयरेंस का होता है, एक केस का जो स्टेज है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस का होता है, एक मैटर होता है जिसमें एविडेंस होता है। जी। तो आप यू लर्न ऑल 3-4 इम्पोर्टेंट स्टेजेस इन वन डे इन केस यू आर अटैच्ड टू एनी सीनियर। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं या मोर इन्फॉर्मेटिव हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमें किसी सीनियर की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं तो होता। हाँ, मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। खुद के ऐसे कॉलीग्स थे 2-4 जो कहते थे कि हमें किसी सीनियर की जरूरत नहीं होगी। हम्म, तो वो सीनियर का जो एक एक वर्ड होता है वो एक्सपीरियंस से भरा हुआ होता है। जी। आप ध्यान से उसको वॉच करें और बहुत ज़्यादा आप कहते हैं ना इंटरफेरेंस, और उसके बजाय आप समझने की कोशिश करें दैट हाउ ही इज प्रिपेयरिंग द केस, हाउ इज प्रेजेंटिंग बिफोर द कोर्ट। जी। उसे हमें अपने आप को और अच्छा शेप करने में और करियर को और इम्प्रूव करने में मदद मिलती जी, है। बिल्कुल। तो ये मेंटोरशिप का तो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी वकालत में खास तौर से। बिल्कुल। मेरा एक आखिरी सवाल होगा इसमें, और इसके बाद हम इस एपिसोड को विराम देंगे। टैलेंट, नेटवर्किंग या फिर शेयर हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, इन तीनों में से कौन कितना जरूरी होता है किस डिग्री तक एक लॉयर की सक्सेस के लिए? ये आपने ऋतु ऐसी बात कर दी कि तीनों इंग्रेडिएंट हैं एक सक्सेसफुल लॉयर के लिए। जी। ऑल थ्री आर इंग्रेडिएंट्स, ऑल राइट, थ्री आर रिक्वायर्ड, राइट। राइट? हाँ, सो हाँ। यू टॉक्ड अबाउट टैलेंट। डिसिप्लिन। हाँ, हाँ, बिल्कुल। डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि अगर आपने मुझे कोई पर्टिकुलर टाइम दिया है तो आप वहाँ 5 मिनट पहले कोशिश करें रहें, जो आपकी क्लाइंट की बात है उसको ढंग से सुने जी। और उसको ढंग से टाइम से तैयार करके उसको टाइम से कोर्ट में प्रेजेंट करें। हम्म, डिसिप्लिन का तो हमारी वकालत में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। हम्म, उसके बाद टैलेंट आता है। टैलेंट, जब आप बोलते हैं किसी को तो बोलते वक्त ही क्लाइंट आपको मेजर कर लेता है कि वेदर दिस लॉयर इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग माय केस और नॉट। राइट। तो उसके लिए आपको जो लीगल नॉलेज है उसको डेली अपडेट करें, पढ़ें, आपको अपनी आदत डालनी पड़ेगी चीज़ों को पढ़ने की। और राइट। जिस आप मैटर में आपने मीटिंग रखी है उसके बारे में तो ज़्यादा ही ज्ञान होना चाहिए। अदरवाइज एक लॉयर से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक लॉयर को सब कुछ आता है, उसको फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, बायोलॉजी भी आती है, तो वो टैलेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जी। और सो फार एज नेटवर्किंग इज कंसर्न, तो हमारी सारी वकालत आपका ये थर्ड और बड़ा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। बिल्कुल। सारी वकालत आपकी नेटवर्किंग पे डिपेंड करती है। आपके पास बहुत टैलेंट है, हाँ। बहुत डिसिप्लिन है, और आपकी नेटवर्किंग नहीं है, कोई आपको जानता नहीं है, कोई आता नहीं आपके पास, तो वो सारा रखा का रखा रह जाएगा। राइट। तो नेटवर्किंग को भी मुझे लगता है कि कभी कभी भी पहले नंबर पे भी रख सकते हैं। अनलेस somebody will सही not बात। know about you, तो ऑफ why they will कोर्स। come। जी। तो जो हमारे यहाँ एनरोलमेंट के टाइम में बार काउंसिल में मैं सालों साल से अपने जो यंग लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनको एक ही चीज़ सलाह देता हूँ कि अगर आप सोशल नहीं है तो सोशल बनना शुरू कर दीजिए। जी। अगर आप रिसेप्टिव नहीं है, बात नहीं करते किसी से, तो नौकरी वोकरी करें, ज़्यादा बेहतर है। अगर आप बिल्कुल रिजर्व रहते हैं जी। तो रिजर्व रहने से काम वकालत में एक सक्सेसफुल लॉयर होने के लिए नहीं चलेगा। उसके लिए आपको रिसेप्टिव होना होगा, सोशल होना होगा, लोगों से मिलना जुलना, लोगों के दुख दर्द में ज़बरदस्ती भी शामिल होना होगा। ओनली देन यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट पीपल टुवर्ड्स यू, और फिर जी। आपको लोग हायर करेंगे अपने तभी इम्प्रूव भी होता है। हाँ, लीगल सर्विसेज के लिए। जी, बिल्कुल। हम्म। तो आज हमने ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट के विधान एपिसोड में न्याय के सागर का मंथन किया, और इस सागर के मंथन में हमारे माझी, हमारे नेविगेटर और कोई नहीं बल्कि श्री मुरारी तिवारी जी थे। तो सर, एक बार फिर से थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर गोल्डन वर्ड्स ऑफ विजडम। थैंक यू ऋत्विक, मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू थैंक सर। यू सो मच। इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब टू ऋत्विक स्पीक्स यूट्यूब चैनल, जहां पर ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट का यह क्रम और एपिसोड्स के साथ जारी रहेगा। स्टे ट्यून्ड।